क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि चाहे कितनी भी योजना बनाएं, आप हमेशा पिछड़ जाते हैं? यह थकाऊ है ना? हमें सिखाया गया है कि उत्पादक होने के लिए हमें अपने दिन के हर पल का प्रबंधन करना चाहिए। पर क्या यह सही दृष्टिकोण है? डेविड कड़वी माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट में एक नया विचार पेश करते हैं। सफलता आपके शेड्यूल में ज्यादा भरने से नहीं आती, यह आपके मन के साथ काम करने से आती है, उसके विरुद्ध नहीं। डेविड कड़वी ने खुद को कभी लेखक नहीं समझा, लेकिन जब उन्हें किताब का ऑफर मिला, वे मना नहीं कर पाए। उन्हें यह समझना था कि इसे कैसे संभालें। उन्होंने आम तरीके आजमाए, समय निकालना, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाना, पर कुछ काम न आया। तभी उन्हें कुछ अनपेक्षित मिला। उत्पादकता का राज समय को नियंत्रित करना नहीं था, यह थी अपनी मानसिक ऊर्जा का प्रबंधन करना। कड़े शेड्यूल की बजाय उन्होंने काम को अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार करना शुरू किया। इस बदलाव ने सब कुछ बदल दिया, जिससे उन्हें किताब पर वास्तविक प्रगति करने में मदद मिली। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट के लेखक डेविड कड़वी ने खुद को हमेशा लेखक नहीं माना। वास्तव में बड़े होते समय लेखन उन्हें विशेष रूप से पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसा किताब सौदा मिला जिसे कोई भी मना नहीं कर सकता था। किताब लिखने के लिए दृढ़ संकल्पित डेविड ने अपना जीवन इसके इर्द गिर्द योजनाबद्ध किया। सबसे पहले उन्होंने लेखन के लिए पर्याप्त समय निकालना सुनिश्चित किया। दोस्तों के साथ डिनर रद्द किया, डेटिंग बंद की और समय बचाने के लिए किराना घर मंगवाया। डेविड किताब पूरी करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे, अपनी सारी ऊर्जा इसमें लगा दी। कई लेखकों के लिए शब्द स्वाभाविक रूप से बहते हैं, जैसे उनका दिमाग हमेशा विचारों से भरा हो, लेकिन डेविड के लिए यह प्रक्रिया बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं थी। वे लिखने बैठते और घंटों तक खाली स्क्रीन को घूरते रहते, कुछ भी नहीं लिख पाते। जैसे जैसे पांडुलिपि की समय सीमा नजदीक आई, दबाव बढ़ता गया। डेविड को कुछ हफ्तों में पुस्तक का 25% प्रकाशक को देना था, वरना सौदा टूट सकता था। परिवार और दोस्तों को निराश करने का ख्याल उसे परेशान कर रहा था। घबराहट में उसने कोस्टा रिका में एक रिट्रीट में जाने का फैसला किया। उसे लगा वहां ज्यादा नहीं लिख पाएगा, पर उम्मीद थी कि नया माहौल लेखन अवरोध तोड़ेगा। वहां पहुंचकर डेविड को रिट्रीट में आने का अफसोस हुआ। दिमाग साफ करने के लिए वह कमरे से निकलकर घूमने लगा। तभी उसकी मुलाकात डिएगो से हुई, जो सड़क पार से उसे बुला रहा था। डिएगो ने डेविड को बुलाया और वे स्पेनिश में बातें करने लगे। असभ्य न लगे, इसलिए डेविड ने बातचीत में हिस्सा लिया। उनकी बातचीत संक्षिप्त थी, लेकिन ताजगी भरी थी। डिएगो बस जीवन, समुद्र तट और बारिश पर बात कर रहा था। छोटी सी बातचीत ने डेविड को ऊर्जा से भर दिया। जब वह कंप्यूटर पर लौटा तो कुछ अनोखा हुआ। केवल 1 घंटे में वह अपनी किताब का पहला अध्याय लिख पाया। इस सफलता पर सोचते हुए डेविड को एक अहम बात समझ आई। यह लिखने का समय निकालना नहीं, बल्कि सही मानसिक स्थिति में होना था। समय प्रबंधन, जैसा उसने सोचा था, अब कारगर नहीं था। जो वाकई मायने रखता था वो था मन का प्रबंधन। मन प्रबंधन यानी अपनी रचनात्मक ऊर्जा को प्राथमिकता देना। हालांकि यह सिर्फ काम पर ध्यान देने से कहीं ज्यादा है। यह समझना है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। क्या आपने कभी लंबी टू डू लिस्ट देखकर बिल्कुल निरुत्साहित महसूस किया है? ऐसा हर किसी के साथ होता है, लेकिन मन प्रबंधन से आप इस मानसिक अवरोध को तोड़ सकते हैं। मन प्रबंधन यानी अपने कामों को एक नए नजरिए से देखना। समय प्रबंधन में आप पूछते हैं, मैं अभी क्या कर सकता हूं? पर इससे अक्सर टाल मटोल होती है, क्योंकि फोकस या प्रेरणा की कमी होती है। वहीं मन प्रबंधन पूछता है, मैं अभी किस काम के मूड में हूं और मेरी मौजूदा मानसिक स्थिति के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। काम कुशलता से करने की कुंजी है मानसिक ऊर्जा को काम से जोड़ना। इस तरह आप समय और ऊर्जा जैसे कीमती संसाधनों की बर्बादी रोकते हैं। रचनात्मक स्वर्ण बिंदु। रचनात्मक होना कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर किसी को आसानी से मिलता है। रचनात्मकता किराने की तरह नहीं खरीदी जा सकती। यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। कहानी, गीत या चित्र में आपका मानसिक स्थिति महत्वपूर्ण है। डेविड कड़वी 2 प्रकार की सोच बताते हैं, विचरण और अभिसरण। विचरण सोच तब होती है जब विचार बिखरे होते हैं। आप एक साथ कई विचारों पर सोचते हैं। फिर विचारों को जोड़ते हुए आप अभिसरण सोच में आते हैं। लेखन को उदाहरण के रूप में लें। आप कुछ कहना चाहते हैं, पर कहने के कई तरीके हैं।
पहले आप सोचते हैं कि क्या संवाद करना है। क्या आप चाहते हैं कि यह औपचारिक लगे या दोस्त से बात करने जैसा अनौपचारिक? क्या आपको इसका श्रेय लेना चाहिए या गुमनाम रहना चाहिए? यह विचरण सोच का खेल है। अभिसरण सोच तब आती है जब आप एक विकल्प चुनते हैं। मान लीजिए आप अपने पहले प्यार के बारे में लिखना चाहते हैं। आप पाठकों से दोस्ताना लहजे में बात करना चाहते हैं, पर अपनी पहचान छुपाना भी। देखिए, शानदार विचारों के लिए दोनों तरह की सोच, विचलन और अभिसरण जरूरी हैं। पर सबसे अच्छे विचार कैसे खोजें? अपना रचनात्मक स्वीट स्पॉट पहचान कर, जहां आपकी रचनात्मकता चरम पर हो। रचनात्मक काम किसी गाइड बुक से नहीं किया जा सकता। यह तर्क या गणित के नियमों से नहीं चलता, बल्कि यह एक अंतर्दृष्टि प्रक्रिया से आता है, जिसे आहा क्षण कहते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं, अंतर्दृष्टि तब होती है जब आप चीजों को नए नजरिए से देखें। अंतर्दृष्टि को यूरेका पल कह सकते हैं, जो आपको रोमांचित करता है क्योंकि आपने कुछ सुलझा लिया। क्या आपको कभी अचानक कोई शानदार आइडिया आया है? वही आपका यूरेका मोमेंट है। शायद आपको गाने के सही शब्द मिले या कहानी का कोई अहम मोड़ सूझा। शायद जब आप अगली पेंटिंग के लिए परेशान थे तो आपको एक पसंदीदा कार्टून चरित्र याद आया। यह अंतर्दृष्टि का काम है। रचनात्मक सुखद क्षेत्र खोजना सिर्फ सही समय पाना नहीं है, यह उस ऊर्जा और ध्यान को पहचानना है जो आपके सर्वोत्तम काम के लिए जरूरी है। आपकी ऊर्जा का स्तर पूरे दिन एक जैसा नहीं रहता। कुछ काम, जैसे मीटिंग, दोस्तों से मिलना या पेंटिंग, आपकी ऊर्जा खत्म कर सकते हैं। इसलिए आपको वह सुनहरा समय खोजना है जब आपकी ऊर्जा चरम पर हो। आपको अपने काम को शरीर की सर्कैडियन लय से मिलाना भी जरूरी है, जो नींद जागरण चक्र नियंत्रित करती है। इस लय को एक ऐसी रेखा के रूप में सोचें जो दिन भर ऊपर चढ़ती है। जितना लंबा समय आप जागते हैं, उतने ही अधिक सतर्क होते जाते हैं। हालांकि यह सतर्कता आपकी नींद आवरण प्रणाली से संतुलित होती है। अगर आप पर्याप्त आराम नहीं करते तो नींद का कर्ज बढ़ता है, जिससे ऊर्जा गिरती है। यही कारण है कि दोपहर 2:30 बजे, जब आपकी दैनिक लय और नींद कर्ज रेखाएं मिलती हैं, आप अक्सर सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं। अपनी शारीरिक घड़ी को समझकर आप अपने ध्यान को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। कई लोग पाते हैं कि वे सुबह में सबसे ज्यादा उत्पादक होते हैं। उदाहरण के लिए, टॉप वायलिन वादक अपने दिन के पहले 2-4 घंटे पूरी एकाग्रता से अभ्यास करते हैं। प्रसिद्ध लेखिका वर्जीनिया वुल्फ और मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने भी ऐसा ही किया। सुबह अक्सर वह समय होता है जब लोग सबसे ज्यादा जागरूक और सतर्क होते हैं। अपने रचनात्मक सर्वोत्तम समय का लाभ उठाने के लिए डेविड पहले घंटे का नियम का सुझाव देते हैं। यह सिद्धांत आपको दिन के पहले घंटे को सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए समर्पित करके अनुशासित रहने में मदद करता है। और यह कोई भी काम नहीं है, यह आपकी सबसे ऊंची प्राथमिकता होनी चाहिए। सुबह सबसे पहले इस पर ध्यान देने से आप इसे जल्दी पूरा करने की संभावना बढ़ा देते हैं। क्या यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है? ऐसा नहीं है। दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करने से आप टालमटोल और संभावित बाधाओं को पहले ही दूर कर देते हैं। रचनात्मकता के 4 चरण। जब आप लिख या पेंट नहीं रहे होते, तब भी आपका दिमाग इन प्रोजेक्ट्स पर काम करता रहता है। रचनात्मकता आपके दिन का एक हिस्सा है। यह सिर्फ उस पल तक सीमित नहीं है जब आप डेस्क पर पेन या ब्रश लेकर बैठे हों। सामाजिक मनोवैज्ञानिक ग्राहम वॉलेस ने रचनात्मकता के 4 चरण बताए, जो पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं। पहला चरण है तैयारी। यह तब होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट के हर पहलू पर विचार करते हैं। आपकी कहानी के पात्र कौन हैं? आपका गाना कितना लंबा होगा? आप अपनी पेंटिंग के लिए किन सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे? यह विचार मंथन का चरण है, जहां आप इतनी जानकारी जुटाते हैं कि एक चलता फिरता ज्ञान कोश बन जाते हैं। डेविड कड़वी ने अपनी किताब पर काम करते वक्त ऐसा ही किया। वह रोज नहीं लिखते थे। दरअसल कुछ दिन वे बस अपने कमरे में किताबों और पत्रिकाओं से घिरे विचारों को सोखते रहते। उनका व्हाइट बोर्ड संभावित विषयों और अध्यायों की रूपरेखा से भरा होता। डेविड का यह शोध समय की बर्बादी नहीं था, यह उन्हें रचनात्मकता के अगले चरण के लिए तैयार कर रहा था। दूसरा चरण है ऊष्मायन। यह वो समय है जब आप अपने प्रोजेक्ट से दूर हटते हैं। आप किसी और चीज पर ध्यान दे सकते हैं या परिवार मित्रों के साथ समय बिता सकते हैं। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है।
काम को तुरंत खत्म करने की जबरदस्ती हमेशा काम नहीं आती। दरअसल इससे गुस्सा और निराशा आ सकती है, जो आपकी रचनात्मकता और आगे बढ़ने में बाधा बन सकती है। तीसरा चरण है प्रकाश। यह वो यूरेका पल है जो बिजली की तरह अचानक कौंधता है। इसे समझाना मुश्किल है क्योंकि यह अप्रत्याशित है, पर बिना तैयारी के यह नहीं होगा। इस सफलता के लिए आपको पहले चरण में काफी समय बिताना होगा। आइए देखें कैसे पहला चरण तीसरे तक पहुंचाता है, बीटल्स के पॉल मैकार्टनी का उदाहरण लेकर। पॉल ने मशहूर गीत यस्टरडे की रचना एक अनोखे तरीके से की। उन्होंने इसकी धुन एक सपने में सुनी। जब वह उठा, अभी भी नींद में, पियानो पर दौड़ा और सपने में सुनी धुन बजाई, और बस ऐसे ही इतिहास का एक महान गीत जन्मा। पर यह उतना सरल नहीं था जितना लगता है। यस्टरडे रचने से पहले पॉल वर्षों से संगीत लिख और बना रहे थे। उनकी तैयारी के वर्षों ने उन्हें धुन को पहचानने और पकड़ने की क्षमता दी। जब वह उनके पास आई, और वह वहीं नहीं रुके, पॉल ने रचनात्मकता के अंतिम चरण सत्यापन को पूरा किया। चौथा चरण सत्यापन तब होता है जब आप पीछे हटकर प्रकाश चरण के यूरेका क्षण का गंभीर मूल्यांकन करते हैं। आप खुद से पूछते हैं कि क्या विचार सही, निर्दोष और शानदार है। आप दोबारा जांचते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं है। पॉल को पूरा यकीन नहीं था कि उनकी धुन मौलिक थी। उन्हें डर था कि यह कुछ ऐसा हो सकता है जो उन्होंने अनजाने में पहले सुना हो। उस समय यह जांचने के लिए कोई ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं था कि कोई धुन वास्तव में मौलिक है या नहीं। तो पॉल ने 1.5 साल लगाए यह सुनिश्चित करने में कि धुन वाकई उसकी अपनी थी। इस दौरान उन्होंने गीत के बोल, धुन और संरचना को सुधारा, हर पहलू को निखारा। अगर आप रचना प्रक्रिया के हर चरण पर समय नहीं देंगे तो शाहकार नहीं बना पाएंगे। रचनात्मकता के लिए हर चरण जरूरी है। कोई भी छोड़ना अंतिम परिणाम को नुकसान पहुंचाएगा। रचनात्मक कार्य की 7 मानसिक अवस्थाएं। डेविड कड़वी के पास कोई सख्त दिनचर्या या कड़े नियम नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ काम और जगहें थीं जो उन्हें लेखन के लिए सही मूड में लाती थीं। लेखन के लिए मसलन वो अक्सर जॉन हैनकॉक सेंटर की 55वीं मंजिल पर नोट्स लेने जाते थे। शुरू में विचार बिखरे होते, पर लिखना शुरू करते ही समझ आता कि किताब में क्या और जोड़ना है। यह जगह उन्हें विचार व्यवस्थित करने और स्पष्टता पाने में मदद करती थी। डेविड की एक और पसंदीदा जगह थी इप्सेंटो कॉफी नाम की एक कॉफी शॉप। शानदार नज़ारे और कॉफी की महक उसे रचनात्मक फ्लो में आने के लिए आदर्श बनाते थे। डेविड की तरह आप भी अलग अलग काम को अलग मानसिक स्थितियों से जोड़ सकते हैं। आपकी मानसिक स्थिति 7 मुख्य अवस्थाओं के बीच बदल सकती है। 1. प्राथमिकता वाली मानसिक अवस्था। यह वह समय है जब आप योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप तय कर रहे हैं क्या करना है और कैसे करना है। यह वो समय है जब आप निर्णय लेते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। डेविड ने जॉन हैनकॉक सेंटर में यही किया, जहां वो अपने लेखन को प्राथमिकता देता और रणनीति बनाता था। 2. मानसिक स्थिति का पता लगाएं। यह संरचित शोध के बारे में नहीं है। यह आपकी जिज्ञासा को बिना किसी अपराध बोध या कठोर अपेक्षाओं के स्वतंत्र रूप से भटकने देने के बारे में है। जैसे आप कुछ पेंट करना चाहते हैं पर पता नहीं क्या। प्रेरणा खोजते हुए आप पेंटिंग के इतिहास पर पूरी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को स्वतंत्र छोड़ते हुए। 3. शोध मानसिक स्थिति। इस स्थिति में आप विशिष्ट सवालों के जवाब ढूंढते हैं। डेविड अक्सर इस मोड में होते, अध्याय की संरचना या अपनी किताब के तथ्यों की जांच करते हुए। 4. रचनात्मक मानसिक स्थिति। यह वह जगह है जहां आप वास्तव में कुछ बनाते हैं। यह वह चरण है जहां आप पिछले चरणों के विचारों को क्रिया में बदलते हैं। चाहे पहला ड्राफ्ट लिखना हो या डिजाइन स्केच करना, यह रचनात्मक काम है। 5. परिष्करण की मानसिक अवस्था। इस चरण में आप अपनी रचना को सुधारते और संपादित करते हैं। आप जांचते हैं कि वाक्य सार्थक है, कैनवास पर कोई खाली स्थान नहीं है, या रंग की गहराई ठीक है। यह सब आपके काम को निखारने के बारे में है। 6. प्रशासनिक मानसिक अवस्था। आप हमेशा रचनात्मक काम पर ध्यान नहीं दे सकते। अन्य जिम्मेदारियां भी हैं,
जैसे बिल चुकाना या परिवार के साथ समय बिताना। यह अवस्था महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रचनात्मक और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करती है। 7. पुनर्जीवन की मानसिक अवस्था। कभी कभी आपको ब्रेक लेकर खुद को ताज़ा करने की जरूरत होती है, चाहे वह छुट्टी हो, यात्रा हो या डेविड की तरह तनाव में मालिश। यह स्थिति आपको आराम और ताजगी देती है। मजेदार वीडियो या फिल्म देखना भी मददगार हो सकता है। अपने मन को शांत करने और रचनात्मक ऊर्जा को पुनर्जीवित करने के तरीके खोजें। इन मानसिक अवस्थाओं को पहचान कर आप रचनात्मक प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं और बर्नआउट से बच सकते हैं। रचनात्मक चक्र। डेविड की एक असामान्य दिनचर्या थी। रात 12 से सुबह 4 बजे तक वह सिर्फ अपनी किताब पर ध्यान देता था। 4 बजे वह लाइट्स बंद कर, कंप्यूटर शट डाउन कर दोपहर तक सोता था। दोपहर में वह तैयार होकर कॉफी शॉप जाता, जहां बंद होने तक काम करता। डेविड इसे रचनात्मक चक्र कहता है। यह एक आवर्ती लय है जो आपको काम में प्रगति के साथ साथ आराम का समय भी देती है। रचनात्मक चक्र में 4 चरण होते हैं: तैयारी, प्रसूति, प्रकाशन और सत्यापन। रचनात्मक चक्र दिन के खास घंटों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह हफ्तों तक फैल सकता है या मौसमों के साथ भी जुड़ सकता है। आइए एक उदाहरण देखें। बेथ मसलन रचनात्मकता का पहला चरण तैयारी रात में करना पसंद करती है। शाम की शांति उसे ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है और वह गीत लेखन के लिए काफी जानकारी जुटा पाती है। आधी रात के करीब बेथ सोने जाती है। रचनात्मकता के दूसरे चरण प्रसुप्ति में प्रवेश करती है। सोते समय उसका दिमाग रचनात्मक काम से विराम लेता है, जिससे वह आराम कर पाती है। सुबह तक बेथ ताजगी और प्रेरणा महसूस करती है। तीसरे चरण प्रकाश में प्रवेश करती है। नाश्ता करते समय उसे एक आहा क्षण का अनुभव होता है। उसके गीत के लिए एकदम सही बोल उसे सूझते हैं और वह तुरंत उन्हें पास के नैपकिन पर लिख लेती है। फिर बेथ पूरी दोपहर अंतिम चरण सत्यापन में अपने गीत को सुधारने में बिताती है। वह कुछ शब्दों को बेहतर शब्दों से बदलती है और धुन के लिए सबसे अच्छे वाद्य यंत्र चुनती है। अपने रचनात्मक दिमाग को संभालने के कई तरीके हैं। मुख्य बात है वो लय खोजना जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। चाहे डेविड जैसी रात्रिचर हो या बेथ जैसी संतुलित, रचनात्मक चक्र आपको बिना थके पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करते हैं। बाहर आ रहा है। क्रिएटिव सिस्टम्स। डेविड एक बार मुश्किल में फंस गया। उसे अपने पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर रॉक का इंटरव्यू लेना था, जो उसके लिए बड़ी प्रेरणा थे। डॉक्टर रॉक ने योर ब्रेन एट वर्क किताब लिखी थी, जिससे डेविड को रचनात्मक काम में दिमाग के कार्य को समझने में मदद मिली। डेविड रॉक को अपना आदर्श मानता था, लेकिन इंटरव्यू के दिन कई चुनौतियां आईं। पहले तो डेविड के किराए के फ्लैट में निर्माण कार्य चल रहा था और पूरे दिन शोर था। पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए यह सबसे खराब जगह थी। दूसरा, डेविड हाल ही में अपनी किताब पर काम करने पनामा सिटी आया था और शांत जगह ढूंढने के लिए इलाके से वाकिफ नहीं था। तीसरा, डेविड जानता था कि इंटरव्यू रीशेड्यूल करना नामुमकिन था। रॉक जैसे मशहूर व्यक्ति हमेशा व्यस्त रहते हैं और यह एक दुर्लभ मौका लग रहा था कि नतीजा साफ है। डेविड को पॉडकास्ट रद्द करना होगा। उस दिन कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन फिर कुछ बदल गया। डेविड की रचनात्मक प्रणाली शुरू हुई और उसने रॉक को ईमेल लिखा। अचानक उसकी निराशा गायब हो गई। उसने हर समस्या का डटकर सामना किया, हर चुनौती का समाधान खोजा। अंत में डेविड ने रॉक का साक्षात्कार सफलतापूर्वक रिकॉर्ड कर लिया। रचनात्मक प्रणाली एक दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है जो रचनात्मक कार्य में आगे बढ़ाती है। यह आपकी मानसिक ऊर्जा बचाते हुए हर चरण में मार्गदर्शन करती है। रचनात्मक प्रणाली को एक छतरी की तरह समझें जो रचनात्मक चक्रों को कवर करती है। यह पूरी प्रक्रिया की देखरेख करती है। रचनात्मक प्रणाली का मूल है न्यूनतम रचनात्मक खुराक। यह वह छोटा सा काम है जो आपके रचनात्मक कार्य को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, एक लेखक के लिए यह सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना हो सकता है। इस छोटे काम पर ध्यान देना अन्य प्राथमिकताओं के साथ प्रगति में मदद करता है। खुले लूप से रचनात्मक कार्य को भी लाभ होता है। यहां एक उदाहरण है। जब आप बिल्ली को खिलाते हैं तो खाना कम होता दिखता है। आप बिल्ली का खाना खरीदने का मानसिक नोट बनाते हैं। यह खुला लूप है
क्योंकि बिल्ली का खाना खरीदना दिमाग में चलता रहता है। खुले लूप दिमाग में जगह लेते हैं, जो कार्य पूरा होने पर ही साफ होती है। यह नकारात्मक लगे, पर खुले लूप वास्तव में रचनात्मकता के लिए लाभदायक हैं। वे प्रोजेक्ट्स को दिमाग में जीवित रखते हैं, प्रगति में मदद करते हैं। चलिए लेखन के उदाहरण पर वापस लौटते हैं। अगर आप एक पैराग्राफ लिखें तो यह एक खुला लूप बनाता है। समय के साथ आप उस मूल पैराग्राफ में और जोड़ते रहेंगे। पूरा दिन न लिखें तो भी आप अपराध बोध महसूस नहीं करेंगे। जब तक आप आगे बढ़ रहे हैं, आप गति बनाए रखेंगे और प्रगति नहीं खोएंगे। रचनात्मक प्रणाली का सबसे अच्छा हिस्सा है कि आप एक साथ कई खुले लूप रख सकते हैं। एक लूप कहानी के प्लॉट पर हो सकता है, दूसरा किसी पात्र की पृष्ठभूमि पर। एक रचनात्मक प्रणाली बहाने भी खत्म कर देती है। आप समय की कमी का बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि न्यूनतम रचनात्मक डोज में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। इस तरीके से आप हमेशा अपनी रचनात्मक यात्रा में आगे बढ़ेंगे, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त हो। निष्कर्ष: इस सारांश में आपने उत्पादकता और रचनात्मकता के लिए मन प्रबंधन की महत्वपूर्ण जानकारी सीखी। पहले आपने जाना कि मन प्रबंधन का वास्तविक अर्थ क्या है। यह आवश्यक काम के लिए सही मानसिक स्थिति बनाने के बारे में है। कार्यों को थोपने के बजाय आप पूछते हैं, मैं किस काम के मूड में हूं और मैं क्या कर सकता हूं जो इस मूड से मेल खाता है। दूसरा, हमने देखा कि रचनात्मक स्वीट स्पॉट खोजना मन प्रबंधन में कैसे मदद करता है। विचलन और अभिसरण सोच लागू करके आप यूरेका क्षण बना सकते हैं, जो रचनात्मक काम में सफलता लाते हैं। अपना रचनात्मक स्वीट स्पॉट खोजने के लिए आपको दिन का सबसे उत्पादक समय पहचानना होगा। कई लोग सुबह को आदर्श मानते हैं क्योंकि यह अक्सर व्यवधानों से मुक्त होता है। तीसरा, आपने रचनात्मकता के 4 चरणों के बारे में सीखा। कुछ उल्लेखनीय बनाने के लिए आपको तैयारी, इनक्यूबेशन, प्रकाशन और सत्यापन से गुजरना होगा। चौथा, हमने रचनात्मक कार्य की 7 मानसिक अवस्थाओं पर चर्चा की, जो इन चरणों को पूरा करने में मदद करती हैं। ये अवस्थाएं हैं प्राथमिकता, खोज, शोध, सृजन, परिष्करण, प्रबंधन और पुनर्भरण। पांचवां, आपने रचनात्मक चक्र के बारे में सीखा, जो रचनात्मक कार्य और आराम को संतुलित करता है। रचनात्मक चक्र आपको सर्वोत्तम समय सीमा खोजने में मदद करता है, चाहे वह सप्ताह, महीना या कोई विशेष मौसम हो। अंत में हमने रचनात्मक प्रणाली के बारे में बात की, जो आपकी रचनात्मक प्रक्रिया की देखरेख करती है। यह प्रणाली एक आवर्ती संरचना है जो रचनात्मक चक्र के हर चरण में आपका मार्गदर्शन करती है। आज की तेज दुनिया में हर कोई कम समय में ज्यादा करने के लिए उतावला लगता है, लेकिन चीजों को धीरे धीरे करने और प्रक्रिया का आनंद लेने में एक खास मजा है। इसलिए जल्दबाजी न करें। जैसा कि कहा जाता है, धैर्य का फल मीठा होता है। यात्रा का आनंद लें और रचनात्मकता को अपनी गति से विकसित होने दें।